नमस्कार साथियों, मैं कुसुमा सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार बीपीएससी और बिहार एसएससी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक जो प्रमुख राजवंश हैं और उनके शासक हैं, उनका उत्कर्ष कब हुआ, उन वंशों का, उसके बारे में हम महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। बिहार में संबंधित जो भी शिक्षक भर्ती लगी हुई है बिहार से, उसमें ये सारे टॉपिक अधिकतर पूछे जाते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप देखना ना भूलें। शुरू करते हैं। हम कल इस टॉपिक में बात किए थे कुछ और उसके आगे का ये मैटर है, तो उसमें हम चर्चा करते हैं। तो शुरू करते हैं हम इसके विषय में। अजातशत्रु की मृत्यु के बाद क्या हुआ कि उसका पुत्र उदयन मगध का शासक 460 में बना, ठीक। और उसने अपनी राजधानी राजगृह गिरिव्रत, जिसका नाम था, से पाटलिपुत्र गंगा तथा सोन नदी के संगम पर बसाया गया नया नगर स्थानांतरित किया, ठीक। अगर पूछ ले कि अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उदयन अपनी राजधानी कहाँ ले गया, तो राजगृह से गिरिव्रत। और पाटलिपुत्र का संस्थापक अगर पूछ ले तो उदयन है पाटलिपुत्र का संस्थापक। और गंगा तथा सोन नदी के संगम पर बसाया गया शहर है ये पाटलिपुत्र, ठीक। आगे बात करते हैं इसके विषय में। तो उदयन के 3 पुत्र थे, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक, जिसका नाम दर्शक, ने क्रमशः अल्पकाल तक शासन किए, ज़्यादा समय तक ये शासन नहीं कर पाए। अब मगध का उत्कर्ष बता दें तो इसके बारे में बता रहे हैं। तो हर्यक वंश का जो स्थापना किसने की, बिंबिसार ने की। और शिशुनाग वंश का जो था, शिशुनाग था इसका संस्थापक और राजधानी इसकी वैशाली थी। और नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो महापद्मनंद था। और आगे बात करें, अजातशत्रु पिता की हत्या करने वाला था, ठीक। और शिशुनाग जो है ये कालाशोक या काकवंड द्वितीय बौद्ध संगीत इसी के शासनकाल में हुई। और आगे बात करते हैं, महापद्मनंद 8 पुत्रों का शासन उग्रसेन, पांडुक, पांडुगति और भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविसाणक, 10 सिद्धकर्द और कैवर्त, घनानंद और नंदवंश का अंतिम शासक यही था, घनानंद, ठीक। और बौद्ध संघ का विभाजन महासंघिक और स्थावीर में हुआ है। उदयन के पिता की हत्या करने के बाद जैन धर्म का अनुयायी बना और राजधानी परिवर्तन क्या किया, राजगृह से पाटलिपुत्र उदयन लेकर गया है, ऊपर बताए ना। और इसके बारे में बता दें, इसके जो पुत्र थे अनिरुद्ध, नागदशक और मुंडक 3 पुत्र थे। और नंदवर्धन की बात करें तो अंतिम शासक था इसमें नंदवंश का, उसका शिशुनाग वंश का, ठीक। शिशुनाग वंश का पूछ ले कि अंतिम शासक कौन था, तो नंदवर्धन था। और इसमें वो था नंदवंश का घनानंद था अंतिम शासक। अब शिशुनाग वंश के बारे में आपको बता दें पूरा डिटेल के साथ। तो शिशुनाग वंश हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक का अमात्य व काशी का राज्यपाल था। और शिशुनाग ने अवंती, कौशल और वत्स को विजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया था। उसके पश्चात उसका पुत्र कालाशोक, अजातशत्रु, कालाशोक, ये सब उसी के शासनकाल के बाद हुए हैं, काकवाण शासक बना। इसके समय में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत हुई। अगर पूछ ले कि द्वितीय बौद्ध संगीत कब हुई, तो 383 ईसा पूर्व में, पहले अजातशत्रु के काल में, दूसरा कालाशोक में के समय में हुई, ठीक। आयोजित हुई, जिसमें अस्थैर और महासंघिक के रूप में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ। ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे ये वाली लाइन ध्यान दीजिएगा। नंदीवर्धन या महानंदिन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। तो पूछ ले कि शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नंदीवर्धन या महानंदिन था। आगे बात करते हैं इसमें। तो 1 मिनट, हाँ, नंदवंश के बारे में बात करते हैं। तो नंदवंश का समय क्या था, तो 344 से 321 ईसा पूर्व था नंदवंश का। और महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर नंदवंश की स्थापना की थी, ठीक। और पुराणों में उसे सर्वछत्रांतक कहा गया है, उसे एक छत्र अथवा एक राट भी कहा जाता है, ठीक। महापद्मनंद की बात है ये। और उसे शूद्र व दासी पुत्र भी बताया गया है, कहते हैं कि ये शूद्र था महापद्मनंद। इससे इच्छांग, पांचाल, कुरु, हैय, कलिंग, सूरसेन, मैथिल, अस्मक, वीतिहोत्र राज्यों का शासक बताया गया है। उसके समय में मगध साम्राज्य की सीमा गंगा घाटी को पार कर गई थी। इस वंश का अंतिम शासक घनानंद था, ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की। उसी के समय यूनानियों सिकंदर का आक्रमण हुआ घनानंद के समय। अगर पूछ ले कि घनानंद के समय पे किसका आक्रमण हुआ, या सिकंदर ने जब आक्रमण किया था तब वहाँ का शासक कौन था, तो घनानंद था। और घनानंद सिकंदर के समकालीन था, ठीक। पोरस से इसका युद्ध हुआ था बितस्ता नदी के किनारे या झेलम नदी के किनारे, ठीक। और बेकेफुला इसका नाम, घोड़े का नाम था। और वहीं बितस्ता नदी के किनारे सिकंदर ने इसी घोड़े के नाम पे एक नगर बसाया था।
घनानंद के शासन के दौरान ही लगभग 326 ईसा पूर्व सिकंदर ने भारत के उत्तर पश्चिम सीमावर्ती क्षेत्र पर आक्रमण किया। किंवदंतियों में यह मिलता है कि घनानंद ने चाणक्य को अपमानित किया था। आगे बात करें तो इसी के अपमान की वजह से चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और इसी से बदला लेने के लिए चाणक्य घनानंद के ऊपर आक्रमण करता है और घनानंद को चंद्रगुप्त के हाथों मरवा देता है और वहाँ पे मौर्य वंश की स्थापना कर देता है। ठीक। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व बिहार में स्थित महाजनपद की बात करें तो महाजनपद अंग है, और वर्तमान स्थिति की बात करें तो भागलपुर व मुंगेर का क्षेत्र है इसका अंग का। ठीक। और प्रमुख नगर की बात करें तो अश्वपुर और भद्रिका यहाँ पे प्रमुख नगर। महाजनपद में राजधानी चंपा, और इसके बारे में बता दें तो मालिनी, महाभारत, हरिवंश एवं अन्य पुराण आदि में इसका व्याख्या मिलता है। काल, चंपा और जातक कथाएं, वाणिज्य, जैन धर्म, जैन ग्रंथ। और चंपा एवं गंगा नदी के संगम पर स्थित है। जो चंपा है गंगा नदी के संगम पर है। प्रथम शासक की बात करें तो राजांग, और अंतिम शासक की बात करें ब्रह्मदत्त बिंबिसार द्वारा पराजित हुआ था। ठीक। आगे इसी में बात करें मगध साम्राज्य का उदय, तो गिरिव्रज प्रारंभिक राजधानी थी मगध की, और पाटलिपुत्र परवर्ती बाद में राजधानी बनी थी। अन्य नाम इसके बात करें तो गिरिव्रज का महावज्ञ राजगृह महाभारत में मिलता है, बारद्रथपुर महाभारत में मिलता है, मगधपुर महाभारत में, वासमती रामायण में मिलता है, कुशाग्रपुर हेमंत की पुस्तक में शिवकी में मिलता है। ठीक। और सारपुरी बौद्ध ग्रंथ है में। अन्य नाम इसके और बता दें तो कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पालिब्रोथा, अजीमाबाद, गंगा एवं सोन नदी के संगम पर स्थित पाटलिपुत्र के नाम है ये। ठीक। और ये गिरिव्रज के नाम है, ये पाटलिपुत्र के अन्य नाम है। आगे इसके बारे में बात करें तो मौर्य वंश का स्थापना हुई थी उसके घनानंद की मृत्यु के बाद। तो पुराण, बौद्ध एवं जैन साहित्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र तथा विदेशी लेखकों के द्वारा मौर्य वंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। स्ट्रैबो एवं जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोर्स, जबकि एरियन और प्लूटार्क ने इंडोकोर्स कहा है। ठीक। ये चंद्रगुप्त के नाम है पहले, इन लोगों ने इनके नाम ऐसे दिए हैं। और विलियम जोन्स ने सर्वप्रथम सेंडोकोर्स की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की है। जेम्स प्रिंसेप, अशोक के पहले शिलालेख पढ़ने वाला जेम्स प्रिंसेप ही था। 1837 में ब्राह्मणी लिपि का ये मतलब बहुत बड़ा ज्ञाता था, और ब्राह्मणी लिपि में ही अशोक के शिलालेख मिले हैं। अरमाइक, ब्राह्मणी, इन सारी लिपियों में अशोक के शिलालेख मिले हैं को विकुटित किया। और आगे बात करें 326 ईसा पूर्व मकदूनिया, ये जो सिकंदर था मकदूनिया जिसे मैसेडोनिया भी कहा जाता है, वहीं का शासक था। शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है 326 में। सिंधु नदी को पार करके सिकंदर झेलम बितस्ता के तट पर आ जाता है। यहीं उसका पोरस से युद्ध होता है, जिसे बितस्ता या हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक। आगे बात करते हैं ब्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना आगे बढ़ने से इनकार कर देती, क्योंकि उस समय क्या होता है बारिश का सीजन था, तो ब्यास नदी में बहुत सारा पानी भर जाता है और इसमें बाढ़ आ जाती है। तो उसकी सेना जो सिकंदर की थी वहाँ नदी पार करने से इनकार कर देती है, और फिर उसको मजबूरी में आकर अपनी सेना को वापस करना पड़ता है और वापस चला जाता है। उस समय नंदवंश का शासक कौन था? घनानंद, मैंने तुमको बताया अभी ऊपर, तो ये था शासक ना। और सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने रहा है। अगर पूछ ले सिकंदर भारत में कितने महीने रहा तो 19 वर्ष। ध्यातव्य है कि किसी भी भारतीय स्रोत में सिकंदर के अभियान का उल्लेख नहीं प्राप्त है। एरियन द्वारा लिखित एनाबेसिस ऑफ अलेक्जेंडर में सिकंदर के विजय अभियान का उल्लेख प्राप्त हुआ है। ठीक। और उल्लेखनीय है कि अरिस्टोबुलस आनेसिकेट्स या निर्याका सिकंदर की सेना के साथ आने वाले इतिहासकार थे। सिकंदर के साथ आने वाले कौन थे? तो ये तीनों लोग सिकंदर की सेना के साथ इतिहास मतलब आए थे, इनका इतिहास इसी में मिलता है। और चंद्रगुप्त मौर्य 321 से 298 ईसा पूर्व इसका शासनकाल था। चंद्रगुप्त मौर्य का अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद को पराजित किया। मतलब एक बार चाणक्य को घनानंद ने बेइज्जती की थी, तो इसी का बदला लेने के लिए देखो मैंने बताया था चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और उसको पराजित कर चंद्रगुप्त मगध पर शासन कर लिया था। ठीक। महावंश टीका के अनुसार मौर्य क्षत्रिय थे तथा बौद्ध परंपरा में भी मौर्य को क्षत्रिय कुल का वर्जित किया गया है। दूसरी तरफ जैन परंपरा चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न जाति से संबंधित मानती है। ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य नंदराज की शूद्र पत्नी का पुत्र था। ठीक। चंद्रगुप्त मौर्य नंदराज की शूद्र पत्नी का पुत्र था, ध्यान दीजिएगा। और 305 ईसा पूर्व के आसपास सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ। युद्धोपरांत हुई संधि से चंद्रगुप्त को एरिया हेरात
अराकोसिया कंधार जिसे बोलते हैं, और जेड्रोसिया मकरान बलूचिस्तान का एरिया था, तथा पेरोपनिसदाई काबुल क्षेत्र था। ये प्राप्त हुआ था, मतलब इससे युद्ध के बाद सेल्यूकस निकेटर थे, और इसने 1500 हाथी दान दिए थे। इसी की पुत्री से इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने शादी किया था और दहेज में 1500 हाथी दान में लिया था। साथ ही यूनानी राजकुमारी से उसका विवाह हुआ, ये देखो दिया ना। सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। पूछ लेता है सेल्यूकस निकेटर का कौन सा राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में गया था, तो मेगास्थनीज था, और इसकी पुस्तक का नाम इंडिका है। मेगास्थनीज इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंपकर जैन मुनि भद्रभाव के साथ श्रवण बेलगोला, जो वर्तमान कर्नाटक में है, वहाँ चला गया, और संलेखना उपवास जिसे बोलते हैं, उपवास से अपने प्राण इसने त्याग दिए थे। ठीक, और आगे बात करते हैं इसमें और कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। जी, बिंदुसार का है कुछ टॉपिक, इसमें बात करते हैं। तो बिंदुसार का जो समय था 298 से 273 ईसा पूर्व था। इसे अमित घात, भद्रसार, सिंहसेन आदि से भी जाना जाता है। यूनानी लेखकों के अनुसार उसका नाम अलिट्रीचेहीज या अमित्रचेट था। इसी के समय सीरिया के शासक एंटियोकस का राजदूत डायमेकस तथा मिस्र के शासक टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस का राजदूत डायोनीसियस मौर्य दरबार में आए थे। अगर पूछ ले कौन से विदेशी आए थे इसके दरबार में, तो आप ये नाम डायनोसियस है, डायमेकस है, फिलाडेल्फस, ये सारे आए थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगर पूछ ले कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो ये आजीवक संप्रदाय का थी, और इसकी स्थापना किसने की, तो मक्खली गोसाल आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। अशोक की बात करें तो 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व अशोक का शासन था, और सिंहासन पर बैठने के बाद 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक इसका हुआ। राज्याभिषेक से पूर्व वह उज्जैन तथा तक्षशिला का राज्यपाल था। ठीक, आगे बात करते हैं 261 ईसा पूर्व शासन के 8वें वर्ष कलिंग विजय किया इसने, और सिंघली अनुश्रुति के अनुसार निग्रोध के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और मोगल पुत्तिस्म का शिष्य बना। इससे पूर्व अशोक शैव था, शैव धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में बौद्ध आ गया, और इसका जो मोगल पुत्र शिष्य का शिष्य बना ये अशोक। राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद उसने बोध गया की यात्रा की, बिहार में है, और 14 वर्ष बाद धम्म महापात्रों की नियुक्ति की। 20 वर्ष बाद लुम्बिनी गया और उसे उल्विक करमुक्त घोषित किया तथा भाग 1 कर को 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। अशोक के नाम की बात करें तो अशोक के अन्य नाम क्या क्या कहाँ मिलते हैं, तो अशोक वर्धन जो है विष्णु पुराण में मिलता है, बुद्ध शाक्य की पदवी मास्की अभिलेख में है, और मगधा राज जो है भाब्रू लेख में मिला है, पियदस्य राजा बराबर गुहा लेख में मिला है, और रान्यो अशोक कंगन हल्ली में मिला है। ठीक, और देव नाम प्रिय प्रदर्शनी के नाम से रुमन देई, निगलीवा, रूपनाथ व गिरनार के जो शिलालेख है इसमें इसका नाम देवनाम प्रिय के नाम से प्रसिद्ध है। महाराजकुमार पनगोरारिया अभिलेख में इसका नाम मिला है, और अशोक जो असली नाम अशोक है मास्की गुर्जरा नेत्तुर एवं उड़े गोलन लेख में इसका नाम मिला है। रासिडेलस यूनानी लेखक था, उसमें इसने ये नाम दिया अशोक का, यूनानी लेखक। और मलका अरमाइक लेख में है। महासूर एवं अपराजित महाभारत में नाम मिलता है, और धर्माशोक कुमार देवी का सारनाथ अभिलेख है। कुमार देवी का अभिलेख कहाँ है, तो आप बता दें धर्माशोक में। और आगे बात करें अशोक के अभिलेख की, तो अशोक के शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा जो पाकिस्तान में अवस्थित है अभिलेख खरोष्टी लिपि में उत्कीर्ण है। ठीक, 3-4 लिपियों में अशोक के शिलालेख पाए जाते हैं। तक्षशिला तथा लघमान से अरमाइक लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख, सरेकुना से यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त हुए। अशोक का इतिहास भी हमें इन्हीं अभिलेखों से प्राप्त हुआ है। पत्थरों पर अभिलेख लिखवाने वाला पहला जो शासक था अशोक ही था। ठीक, आगे बात करें इसके शिलालेखों की, तो प्रथम लेख इसमें जीव हत्या पर निषेध का वर्णन किया गया है, और दूसरा अभिलेख में क्या वर्णन है, तो अशोक द्वारा विजित राज्यों का चोल पांडे, सतीपुत्र, केरल पुत्र चेर जिसे बोलते हैं, ताम्रपर्णी तथा अंत्योक, यवनराज व अन्य पड़ोसी राजाओं के प्रदेशों में भी मनुष्यों तथा पशुओं की चिकित्सा का उल्लेख दूसरे अभिलेख में मिलता है। ठीक, आगे बात करते हैं इसके 8वां अभिलेख, तो अशोक की धम्म यात्राओं का उल्लेख मिलता है। 8वें पूछा जाता है 8वें अभिलेख में क्या है, इस सारे अभिलेख जो इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, इनमें से पूछे जाते हैं प्रश्न। 11वां अभिलेख में क्या धम्मदान का उल्लेख किया गया अशोक, और 13वां अभिलेख जो है बहुत इंपॉर्टेंट, अशोक का सबसे बड़ा लेख यही है। ठीक, और अशोक को कलिंग विजय का वर्णन जो है 13वें अभिलेख में मिलता है शिलालेख जो है। और आगे बात करते हैं
तो बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने दूतों एवं प्रचारकों को विदेश भेजा। अपने दूसरे तथा 13वें शिलालेख में उसने उन देशों का नाम लिखवाया जहां दूत भेजे गए थे। दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल, पांड्य, सतयुपुत्र, केरलपुत्र एवं ताम्रपाणी बताए गए हैं। और आगे वैशाली की बात करें तो वैशाली में शीर्ष सिंह केवल शेर लेख रहित है, बिहार में स्थित है यह। और अशोक के गुहा लेक की बात करें, गुहा मतलब गुफा में जो लेक बनाए गए हैं, दक्षिण बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित बराबर नाम की पहाड़ियों का निर्माण अशोक ने करवाया था। 3 गुफाएं हैं, दीवारों पर अशोक के उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं। ठीक। और लौरिया अरेराज स्तंभ के लेख की बात करें तो यह स्तंभ बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण में है। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण बिल्कुल ही नेपाल से सटे एरिया है। और रामपुरवा स्तंभ लेख बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण में है। ठीक। और लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में अवस्थित है। और अशोक के स्तंभ लेख की बात करें तो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख जो दिल्ली में स्थित है, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख दिल्ली में स्थित है, और प्रयाग कौशाम्बी स्तंभ लेख इलाहाबाद प्रयागराज के किले में स्थित है। आगे बात करें लौरिया अरेराज स्तंभ की बात करें तो यह जिला पूर्वी चंपारण में है, और लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख जिला पश्चिमी चंपारण में है। रामपुरवा या रामपुरवा स्तंभ लेख ये है राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के प्रवेश द्वार पर रखा गया है। संकिसा जिसे सांका से कहते हैं, ये जिला कन्नौज में पड़ता है, इसका नाम है। ठीक। और यहाँ ऋषियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है संकिसा, और मेला लगता है यहाँ पे। और आगे बात करें कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य इसमें दिए हुए हैं। ये प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो मौर्य प्रशासन सम्राट, फिर प्रांत, मंडल, आहार और स्थानीय दोषमुख, खारविटिक और संग्रहण ग्राम, ये सब थे मौर्य प्रशासन की इकाइयाँ थी। और चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये सब सिस्टम बनाए थे। अपने राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित थे जिन्हें चक्र कहा गया। ठीक। अगर पूछ ले कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्यों और प्रांतों को कितने भागों में बांटा तो 4 बांटा, और उनको कहा क्या जाता था, चक्र कहा गया। इन प्रांतों का शासन सम्राट के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित होता था। और अशोक के अभिलेखों के अनुसार सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या 5 हो गई थी। और ये प्रांत हम बता दें 5 कौन कौन से हैं। तो प्राची मध्य प्रदेश में, पाटलिपुत्र इसकी राजधानी थी, उदीच उत्तरापथ जिसे बोलते तक्षशिला इसकी राजधानी थी, और दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी। अवंतिरट अवंती जो है उज्जैनी थी इसकी राजधानी, और कलिंग जो थे तोसली इसकी राजधानी बनी थी। प्रांतों चक्रों का प्रशासन कुमारामात्य कुमार आर्यपुत्र नामक पदाधिकारी द्वारा होता था। ठीक। और प्रांत मंडल में तथा मंडल जिलों में विभक्त जिन्हें आहार विषय कहा जाता था, जिसका प्रशासक विषयपति कहलाता था। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनको क्या कहते थे, तो ये बहुत ज़रूरी है। स्थानीय 800 ग्रामों का समूह था। स्थानीय किसे बोलते तो 800 ग्रामों का एक समूह था, उसे स्थानीय कहते थे। और प्रशासनिक अधिकारी स्थानीय कहा जाता था। ठीक। गोप क्या है थे तो गोप 10 गांवों का प्रशासक होता था, इसको भी याद रखिएगा। और नगर प्रशासन की बात करें तो मेगास्थनीज के अनुसार नगरीय प्रशासन 30 मंडलों सदस्यों के मंडल द्वारा चलाया जाता था। यह मंडल 6 समितियों में विभाजित था। अब 6 समितियां कौन कौन सी तो हम बता दें। प्रथम समिति क्या थी, उद्योग शिल्पों का निरीक्षण। द्वितीय में था विदेशियों की देखरेख करना। तृतीय समिति में जनगणना थी। चतुर्थ समिति में व्यापार वाणिज्यिक व्यवस्था थी। पंचम समिति में था विक्रय व्यवस्था का निरीक्षण, और षष्ठम में बिक्री कर की व्यवस्था थी। और नगर में पुलिस व्यवस्था थी जिसे रक्षित कहा जाता था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे लाइन। नगर में पुलिस व्यवस्था थी जिसे क्या बोलते थे, रक्षित कहा था। पुलिस रक्षा करते हैं तो इसीलिए रक्षित कहा गया। और यूनानी स्रोतों में वर्णित अधिकारी एग्रोनोमोई जिलाधिकारी बोलते थे, और एंटोनोमोई नगर आयुक्त कहा गया था। तो ये था बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक, मगध साम्राज्य का उदय, मौर्य वंश और अशोक के शिलालेखों से संबंधित शिशुनाग वंश, जो सारे वंश से 2-3 उसको हम टॉपिक वाइज आपको बता दिए हैं, और बेहतर ढंग से मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल होगा। तो सभी से निवेदन है कि इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में अपने दोस्तों तक फैलाने की कृपा करें, और क्लास को बाद में लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय। हम फिर मिलते हैं कल करंट अफेयर की क्लास में, बाद में उत्तर प्रदेश स्पेशल और बिहार स्पेशल के क्लास के साथ। तो बाय, सभी को देखने के लिए थैंक्स, और अच्छे से पढ़ते रहिए। जो आपकी परीक्षा लगी है उससे संबंधित ये पेपर में इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको मिल सकते हैं। थैंक्स, तब तक के लिए बाय।